Hello students, welcome back again to Rapid Back-to-Back Revision Fighter Series। यहाँ पर हम बॉटनी में सेल चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सेल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कल आप ऑलरेडी देख चुके हो। कुछ कंटेंट हमने कल डिस्कस किया था। अभी इनिशियली हम स्पीड को स्लो रख रहे हैं ताकि आपकी और हमारी ट्यूनिंग बेहतर जम सके और फिर आगे तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे स्पीडली। कल जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि जिस ट्रैक से हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। तो बेटा पहला क्वेश्चन देख लें यहाँ, मैच द कॉलम। देखो मैच द कॉलम हो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो, असर्शन रीजंस हो या इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स हो, ये बहुत ज्यादा एक बेसिक पैटर्न बनाता है आपके नीट का। यहाँ पर मैच द कॉलम में आपको साइंटिस्ट दिए हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। देख लें आगे, ल्यूवेनहॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था हम जानते हैं। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी थी। यहाँ पर हम ऑप्शंस में से देखें, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, ठीक है, सामने ही लिखा है। रॉबर्ट ब्राउन, देखा है हमने, कल अंडरलाइन भी कराया है मैंने एनसीईआरटी में से आपको। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। स्लेडन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं या टिश्यूज से बने हैं। तो यहाँ एक ऐसा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। और सेल वॉल यूनिक फीचर है प्लांट का। और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये भी किसने बोला? श्वान ने। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। सो ल्यूवेनहॉक फर्स्ट है ना, आपके 3 ऑप्शन फर्स्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर लिख ले रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडन, ऑल प्लांट्स, क्योंकि जर्मन बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, और श्वान ने दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा ऑप्शन 1 3 4 2 1 3 पहला ही दिख रहा है आपको, तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। डन, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। हमने बात करी थी सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए, पर सेल थ्योरी में एक कमी रह गई। वो कमी थी कि पहली सेल कैसे आई ये नहीं बता पाए थे स्लेडन एंड शॉन। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि फर्स्ट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। तो मॉडिफाई करना या सेल थ्योरी को शेप देना रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम जनरल डिस्क्रिप्शन कल देख चुके हैं। जब जेनेटिक मटेरियल की बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नॉन हिस्टोन्स होते हैं उसमें। हिस्टोन्स हैं क्या? नहीं, ठीक है, मतलब सही बताना है ना आपको। लैक्स हिस्टोन, ये सही बात है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल सही है। मतलब सारे ही डिस्क्रिप्शन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश। अब देखो यहाँ साइज के बेसिस पे पूछा गया है और मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे पूछा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी हैं? स्मॉलर। और मल्टीप्लाई कैसी करती हैं? फास्टर एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन स्मॉलर एंड फास्ट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। अभी तक हमने सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन स्टार्ट किया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो कंपोनेंट उसे यूकैरियोटिक सेल से डिफर करते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसी सीरीज में हमें आगे बढ़ना है कि सेल एनवेलप क्या होता है, ठीक है। सेल एनवेलप क्या है? यहाँ पर एक रफ स्केच आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमने सेल एनवेलप बनाया है। सेल एनवेलप का मतलब होता है सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, क्लियर है। इसके अंदर होता है बेटा सेल वॉल, और सबसे अंदर
जो आपको ये ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये तीनों मिला के आपको क्या बनाएंगे, एक प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं यहाँ पर, और ये बनाता है सेल एनवलप। इन सभी के फंक्शंस हमें अभी देखना है। अब ओरिएंटेशन के हिसाब से आप ये देख लें कि यहाँ पर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। कौन से सरफेस स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं? 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट आपको जो दिख रहा है वो है ये, जिसका नाम है फ्लैजिला। इससे थोड़ा सा छोटा है ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम है पिलाई, और बहुत छोटा मतलब फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का या टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का हम मान ले, जिसमें सेल एनवलप, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स। क्या फ्लैजिला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है? पर मैम एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे, अभी मैं खुद ही आपको बताने वाली हूं कि एनसीईआरटी बोलती है फ्लैजिला एक्सटेंड्स आउट फ्रॉम दी सेल वॉल। बिल्कुल सही है, एक्सटेंड आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है सेल वॉल से, पर उसका बेसल बॉडी अटैच कहां से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स। देखो जहां ये केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप की बात हो रही है जो हमने वहां बनाया है। ये जो सेल एनवलप है ये टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड है मतलब ये तो हमने दूर दूर बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी ये डिस्टिंक्ट एक यूनिट होता है ना? तो यहाँ दिखाई दे आपको, इसीलिए हमने सेपरेटली बनाया है। इसमें 3 लेयर्स आपको दिख रही है। कौन सी 3 लेयर्स है? आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बाद सेकेंड सेल वॉल, और सबसे अंदर है थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर एक पॉइंट दे रही है एनसीईआरटी, ऑल्दो ईच लेयर परफॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। तीनों लेयर्स एक एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करती है, पर जब ये इकट्ठी हो जाती है, जब ये यूनिटी अपनाती है एक साथ, तब वो कौन सा फंक्शन करती है? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअली तो उनके और भी फंक्शंस है, पर जब ये एक साथ हो जाएंगी तो ये प्रोटेक्टिव हो जाती है। व्हेन एक्ट टुगेदर एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्लियर है? अब हमने बैक्टीरियाज को इन वॉल लेयर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करा है, सेल एनवलप्स के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट करा है 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहला, एक वो जो एक स्टेन को पकड़ ले। एक कौन सा स्टेन है? ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने ये बोला कि मैंने जो स्टेन डेवलप करा है, जब मैं वो स्टेन बैक्टीरिया की कॉलोनीज पे डालूंगा, उसके बाद जब आप एक बार उन कॉलोनीज को वॉश करते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज वो कलर बड़ा पसंद आया और उन्होंने उस कलर को पकड़ लिया। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिनको वो कलर नहीं पसंद आया, तो वो कलर को छोड़ देते। तो अगर कलर को छोड़ दिया तो हमारे साइंटिस्ट साहब को गुस्सा आ गया कि यार इन्होंने कैसे कलर को छोड़ दिया। तो अगर कलर को छोड़ दिया तो ऐसी कॉलोनीज को उन्होंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। और जिन्होंने उनके कलर को या स्टेन को रिटेन करा, ऐसे बैक्टीरियाज को उन्होंने क्या बोल दिया? ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 प्रकार के बैक्टीरियाज, एक तो जिन्होंने ग्राम स्टेन को पकड़ लिया उनका नाम था ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने ग्राम स्टेन को छोड़ दिया उनका नाम क्या था? ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? ये इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जिसके कारण से ये कलर को पकड़ते हैं। जिनके पास लिपिड कंटेंट ज्यादा मिलेगा, लिपिड ज्यादा है, दैट इज चिकनाहट ज्यादा है, स्लिपरीनेस ज्यादा है, तो वो कलर को नहीं पकड़ते। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में जो लिपिड कंटेंट है ये ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट आपको कम मिलेगा। फिर जब हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रेट सेल वॉल किसकी होती है? ग्राम नेगेटिव की।
आसानी से कलर छूट जाता है। पर वेवी सेल वॉल किसकी होगी? ग्राम पॉजिटिव की, तो कलर रिटेन होता है। थिकनेस वेरी करती है, ज्यादा थिक कंपैरेटिवली आपको मिलेगी ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो एनसीईआरटी ने आपको बताया है। नेक्स्ट चले हम ग्लाइकोकैलिक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों जो लेयर्स है ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग फंक्शंस करती है, पर जब एक साथ आ जाएंगी तो एक साथ ये मिलके एक ही फंक्शन करेंगी। तो सबसे पहला जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, थिकनेस, इसका थिकनेस और केमिकल कंपोजिशन अलग हो सकता है। अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अगर ये लूजली हेल्ड है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली हेल्ड है तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। लूजली मतलब टाइटली बाउंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्लाइम लेयर। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर इस तरीके से बन जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। ठीक है, सो ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर, जबकि थिक एंड टफ किसमें? कैप्सूल में। अब ये कैप्सूल का काम क्या है, स्लाइम लेयर का काम क्या है, ये एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है ये स्टेटमेंट में पूछा जाए आपसे। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो रही है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? ग्लाइकोकैलिक्स प्रिवेंट डेसिकेशन, प्रिवेंट डेसिकेशन, बैक्टीरिया की सेल को सूखने से बचाता है, जेली लाइक है। फिर अगर हम बात करें कैप्सूल की, सुना है वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को यूज करा, तो जब भी कैप्सूल आ जाएगा तो विरुलेंस की प्रॉपर्टी ले आता है, बीमारी करवाता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल है। सो कैप्सूल करता क्या है? कैप्सूल मदद करेगा बैक्टीरिया को हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिपने में मदद करेगा। और अगर होस्ट के इम्यून सिस्टम से छिप गया ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया छिप गया मतलब उसने बीमारी करवा ली। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक, बीमारी कराने वाले। तो ये एक एक फंक्शन हमको याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स का और कैप्सूल का। फिर आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसका कंपोजिशन जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टेबल में दिया है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है सेल वॉल का कंपोजिशन बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है करती क्या है? शेप डिटरमाइन करती है, प्रॉपर शेप देगी और बर्स्ट ना हो जाए सेल, बैक्टीरिया की सेल बर्स्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगी जो स्ट्रेंथन हो, मतलब मजबूत हो। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, साथ में बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से सेल को बचाती है। लिखा है यहाँ पर, इट प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। अब आए बात हम उस मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टेड सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स को अंदर आने जाने देती है। क्लियर है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ट्रांसफर होने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये एक एक बोल सकते हो जो हमारी एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर थी, एक बैरियर बना रही थी, सिलेक्ट कर रही थी, चेक पोस्ट थी, कौन अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, ये सबसे अंदर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, इंटरैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर से, देखो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल थी, अब चेक पोस्ट कौन सा है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। उसी को डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन सी चीजों को अंदर आने से रोकना है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट्स, इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बना है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से।
तो यही स्ट्रक्चर सभी में मिलेगा। हाँ, वेरिएशन थिकनेस वाइज हो सकता है, पर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इसके सेम है। तो ये आपको याद रखना है। सेल एनवेलप में बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू फॉर्म। इट कैन बी स्लाइम लेयर जो लूजली अटैच्ड है, और इट कैन बी रिजिड टफ कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्लाइम लेयर बनाता है तो स्लाइम लेयर का काम है डेसिकेशन से बचना, प्रोटेक्शन देना, किसको? बैक्टीरिया को, ताकि वो सूखे ना। कैप्सूल का काम है होस्ट की इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाना, मतलब बैक्टीरिया को वरदान देना कि जा होस्ट में और अच्छे से बीमारी करवा दे। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं लॉन्गिटिविटी में, सर्वाइवल में भी हेल्प करेंगे। दूसरी लेयर सेल वॉल। सेल वॉल का काम है रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड है, टफ है, प्रॉपर शेप मेंटेन करता है, बैक्टीरिया की सेल को बर्स्टिंग कोलैप्सिंग से बचाता है। और इसके अंदर आ जाती है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड से बनी है, स्ट्रक्चरली यूकैरियोट्स के सिमिलर है। और ये क्या करती है? एक बैरियर है, ये चेक करती है कि बाहर से कौन सी चीजों को अंदर आने देना है। डन। तो ये हमारा रैपिड रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि चीजें आपको लेक्चर में ही याद हो जाए, इसलिए हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड यहाँ खोल रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। देखो, मीजोसोम्स, अभी हमने जो इनफोल्डिंग बनाई थी, इस इनफोल्डिंग्स का नाम क्या है बेटा? मीजोसोम। ये मीजोसोम्स राइबोसोम्स भी कैरी करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। इनफोल्डिंग से बने हैं किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका शेप या तो वेसिकल, ट्यूब्यूल्स, लैमिले। लैमिले, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? हमारे मीजोसोम्स, हमारे नहीं है, बैक्टीरिया के। ठीक, दे हेल्प इन, क्या क्या फंक्शंस है अब मार्क करते चलो। सबसे पहला सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेंगे, और इस डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेंगे। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे इनके पास मीजोसोम्स है। मतलब अगर पूछा जाए कि ऐसा स्ट्रक्चर जो एनालॉगस है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के, तो आप क्या बताएंगे? मीजोसोम्स। यूकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, पर वो मेम्ब्रेन बाउंड है यार। इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? मीजोसोम्स। ठीक है, तो आगे आ जाए। इसके बाद ये सिक्रेटरी फंक्शन भी करेगा। अब इनफोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। देख लो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन, उतना ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर मीजोसोम्स के क्या क्या बातें आपको पता चली। इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइबोसोम्स भी कैरी करता है। इसका काम सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए डुप्लीकेशन में मदद करता है, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा डीएनए को। सिक्रीटरी फंक्शंस है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस ज्यादा बेटर तरीके से होंगे। अगर हम बात करें इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की, तो रेस्पिरेशन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा यूकैरियोट्स में, वैसे ही प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? मीजोसोम्स। डन। इनके अलावा कुछ और भी पिगमेंटस स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास कुछ कलरफुल पिगमेंट्स मिलती है। अब वो कलरफुल पिगमेंट्स का काम क्या है? देखिए जरा, यहां आपको दे रखा है इन प्रोकैरियोट्स सम मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, और उन प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या दिया है आपको? साइनोबैक्टीरिया। इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनका नाम है क्रोमा, मतलब कलर, क्रोमैटोफोर्स। ठीक, तो मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग से क्या क्या चीजें बन गई थी? मीजोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स। आगे बढ़ जाएं।
बैक्टीरियल सेल्स हो सकती है मूवेबल मोटाइल हो सकती है नॉन मोटाइल। किस आधार पे हमने ये बोला? अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं मिलेगा। अब ये जो फिलामेंटस एक्सटेंशन है, ये फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्लैजिला का कहां से दिख रहा है? देखो ये आ गई वो बात जो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी, एक्सटेंड्स फ्रॉम देयर सेल वॉल, एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर इसकी जो बेसल बॉडी है वो किससे जुड़ी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया शो अरेंजमेंट नंबर वाइज, या फिर बोल सकते हो आप सरफेस वाइज। बैक्टीरिया के नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग नाम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। जैसे अगर एक ही है फ्लैजिला तो मोनोट्राइकस फ्लैजिला है ही नहीं तो ए ट्राइकस, दोनों साइड्स पे है तो एम्फीट्राइकस, एक साइड पे बहुत सारे हैं सिफेलोट्राइकस, दोनों साइड्स पे गुच्छे में है लोफोट्राइकस, पूरी पेरिफेरी पे है पेरीट्राइकस। पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब। तो अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है, ये लाइन पढ़नी है कि फ्लैजिला का अरेंजमेंट बैक्टीरियाज में वेरी करता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट है, फिलामेंट सबसे लंबा, फिर हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो एक्सटेंड करता है आपको सेल सरफेस से और आउटसाइड आपको दिखाई देता है। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अतिरिक्त अगर आप देखें तो पिलाई और फिम्बरी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल तो रहे हैं लेकिन क्या इनका काम भी मोटिलिटी है? नहीं। सो बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स जो मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे? पिलाई इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लैजिला से छोटे हैं पर फिम्बरी से बड़े हैं, पिलीन प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिम्बरी की तो ये ब्रिसल, ब्रश का ब्रिसल होता है ना छोटा छोटा सा, ये ब्रिसल लाइक है, हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं। स्प्राउटिंग, स्प्राउट्स निकलते हैं उस तरीके से हैं, फाइन है, छोटे हैं, सबसे छोटे हैं फिम्बरी। क्या करते हैं ये मदद करेंगे टू हेल्प द टू हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच टू दी रॉक्स या फिर होस्ट की बॉडी से चिपकने में। मतलब यहाँ पर आपने सरफेस स्ट्रक्चर्स में देख लिए 3, एक फ्लैजिला जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, एक फिम्बरी जो बैक्टीरिया को अटैचमेंट में मदद करता है, एडहेशन में मदद करता है, एक पिलाई जो फर्टिलिटी में हेल्प करता है। इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट था। आगे चलें, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी। देखो यार, राइबोसोम्स मिलेंगे क्या? क्यों, कोई सेल ऑर्गेनेज तो नहीं मिल रहा था। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज नहीं है, पर राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। राइबोसोम कैसे है? विदाउट मेम्ब्रेन। राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन के हैं, सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेज है, कॉमन सेल ऑर्गेनेज है जो आपको यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, बेटा ध्यान रखना है। अभी हमने बात भी करी थी ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम बात करें मीजोजोम से एसोसिएटेड रहते हैं। इनका साइज आपको याद रखना है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। फटाफट मेरे साथ में चीजें याद करते चले, बैकलॉग छोड़ना ही नहीं है। ये रैपिड रिवीजन सिर्फ इसीलिए है कि चीजों को आप याद करें। तो यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है ये प्योरली एनसीईआरटी है। कुछ चीजें कंसेप्ट बिल्डअप के लिए हम आपको साथ में एडिशनल देंगे, पर एनसीईआरटी ही हमारा थीम है अभी का, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। और एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज इम्प्रिंट हो जाना चाहिए, इसीलिए आपको एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? सो देयर आर, साइज क्या है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। इसमें 2 सब यूनिट्स है, देखो 2 सब यूनिट्स राइबोसोम की, एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी। तो एक लार्जर होती है और एक स्मॉलर होती है।
अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो 70S प्रकार का, 70S टाइप का, इसमें 20 फैक्टर का रूल अपना दो, 70 माइनस 20 इतना 50S, 50 माइनस 20 30S। अब मैम पर 50 और 30 ऐड करो तो 80 होता है, यहाँ मैथ्स नहीं लगाना है आपको। दो राइबोसोम्स की यूनिट्स जो ओवरलैप करती है, तो जब ओवरलैप करेगी तो कुछ पोर्शन तो अंदर चला जाएगा ना, तो इसीलिए 70 और 30S मिलके एस एस क्या है, एस है स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो अब जब ये ओवरलैप कर लेंगी तो कुछ पोर्शन अंदर चला जाएगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगी 70। डन। यहाँ पर राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल हमको पता है प्रोटीन फैक्ट्री है, या तो ये अटैच हो सकते हैं एक mRNA से। कभी कभी क्या होता है राइबोसोम्स के ऊपर बहुत वर्कलोड है कि तुमको बहुत सारे प्रोटीन बनाना है सेल के लिए, तो राइबोसोम क्या करता है, एक mRNA के अलोंग ऐसे अरेंज हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, जो कि है एक प्रकार की चेन। किसकी चेन, mRNA, और ये mRNA के ऊपर बैठा है कौन, राइबोसोम। ये राइबोसोम्स मदद करेंगे किसमें, जब रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस करना है, मतलब mRNA को ट्रांसलेट करना है किसमें, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पॉलीजोम किसका फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमने बात करी थी लास्ट में कुछ स्टोर्ड बॉडी या स्टोरेज बॉडीज होती है जिनको आप बोलोगे इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या करती हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करेंगी, किसमें, हमारे अंदर नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल चल रहा है, जागते रहो बीच बीच में। ठीक है, तो रिजर्व मटेरियल क्या चल रहा है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिजर्व मटेरियल है वो है इंक्लूजन बॉडीज। और यहाँ पर क्या क्या स्टोर्ड होता है, देखो मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही नहीं, हमको भी पता है, नो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पर आप किस फॉर्म में स्टोर करते हो, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और साइनोफाइसियन स्टार्च। तो तीन चीजों के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडीज मटेरियल को स्टोर करती है। एग्जाम्पल दिया है, एक तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकता है, या साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स हो सकता है, या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकता है। देन अब कुछ ऐसे वैक्यूल्स होंगे जो बॉयंसी देंगे। बॉयंसी पता है आपको, बॉयंसी मतलब अपथ्रस्ट, जो बैक्टीरिया पानी में रह रहे हैं उसको पानी की सरफेस के ऊपर रखना, गैस वैक्यूल का काम है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाते हैं ये वैक्यूल, जिनका नाम है गैस वैक्यूल। किसमें होंगे ये गैस वैक्यूल्स, ग्रीन, पर्पल बैक्टीरियाज। आई बात समझ में। तो ये गैस वैक्यूल्स किसमें मिलेंगे, ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। सरफेस के ऊपर आ गए, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, उस सनलाइट से खाना बना लिया और उस सनलाइट के हार्मफुल कंपोनेंट से भी ये बच जाते हैं। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आर प्रोकैरियोटिक सेल। आगे बढ़ जाए। नाउ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, यू मतलब क्या है, यू मतलब एडवांस्ड वर्जन, देखा अपन ने, यू जहां भी लगाना इंपॉर्टेंट है। एक तो यू क्रोमैटिन, यू कैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर यू कैरियोट्स की बात करें तो ये है यू ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इनमें क्या क्या है, जैसे प्रोकैरियोट में अपन ने देखा था ना, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स व्हाट, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स, याद करो, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कल की बात है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स व्हाट, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। ठीक है, यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या क्या है, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। आई बात समझ में, ये सारे इंक्लूडेड है आपको किसके अंदर,
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब यूकैरियोट्स में आपको मिलेगा एक स्पेशल फीचर, कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट है, कमरे बने हुए हैं। अब कमरे कब बनेंगे? जब बाउंड्रीज होंगी। इसका मतलब अगर असर्शन रीजन में ऐसा कुछ आ जाए, कंपार्टमेंटलाइजेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। रीजन आ जाए, देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, और वो रीजन सही एक्सप्लेन करता है किसको? आपके इस असर्शन को। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बता दिया ना उसने कनेक्ट करके कि कंपार्टमेंट बने कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कारण से। यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक वेल डेवलप्ड डेफिनाइट न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप रहेगी। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट। अभी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की बात करें, जो सेल्स को एक बेसिक फ्रेमवर्क देगा, शेप प्रोवाइड करेगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे अभी प्रोकैरियोट्स में आपने फ्लैजिला बात करी थी, वैसे ही यूकैरियोट्स में सीलिया भी होता है। क्यों मैम, सीलिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता? हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बिल्कुल नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखना, सीलिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सीलिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर हम बात करते हैं इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, तो एक एक करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पर यूकैरियोटिक सेल्स को दो प्रकार से आपने डिफरेंशिएट करा है, वो भी हम देख लें। इन यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। देख लो क्यों? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी होगा। तो जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो आइडेंटिकल प्रोजेनिस नहीं मिलती है, सिमिलर प्रोजेनिस मिलती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स लिखा ना इसमें, ऑल, सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं है। जिन यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होगा वो आइडेंटिकल होगी, पर जिन यूकैरियोटिक सेल्स में मियोटिक आ गया, वहां पर आपको मियोटिक डिवीजन से जो जनरेट होंगी वो सिमिलर डॉटर सेल्स होंगी। वो आगे देखेंगे सेल डिविजन्स में। प्लांट और एनिमल सेल की बात करें तो दोनों को हम डायग्रामेटिकली अभी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या डिफर करता है इसमें। सेंट्रल वैक्यूल किसमें होगा, किसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस मिलता है, किसमें सेंट्रल न्यूक्लियस मिलता है, किसमें माइक्रोविलाई मिलता है, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये सारा काम हम आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का स्केच, क्योंकि एनसीईआरटी ही हम यूज कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आपको दिख रहा है सबसे पहला। मुझे बता दो प्लांट कौन सा, एनिमल कौन सा? लो मैडम हमको नहीं पता। स्पेसिफिक अगर बात करें, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल। अब देखना, हाँ, सेल वॉल किसमें मिलती है? सेल वॉल मिलेगी आपको, प्लांट सेल का फीचर है। अब सेल वॉल दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, ये देखो सेल वॉल मिलेगी आपको प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल का ही एक कंपोनेंट है मिडिल लेमिला, आज देखेंगे हम। सेल वॉल हो गई जो प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है, रिजिडिटी दे रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। पर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। एनिमल्स में आउटरमोस्ट लेयर ही कौन सी है? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको माइक्रोविलाई इसमें दिख रहा, माइक्रोविलाई आपको दिखाई दे रहा है किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट में एब्सेंट है। चलो अब न्यूक्लियस उठा लो। सबसे पहले प्लांट सेल में देख लो न्यूक्लियस, बेचारा देखो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल को धक्का दे दिया किसने? वैक्यूल ने। क्यों? बहुत सारा भरा पड़ा है इसमें सेल सैप। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका फीचर है? प्लांट सेल का। एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में न्यूक्लियस को जगह दे दी, क्योंकि एनिमल्स में वैक्यूल्स होते ही नहीं है, होंगे भी तो बहुत छोटे साइज के होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट्रल न्यूक्लियस, दिखाई दे रहा है।
सेंट्रल न्यूक्लियस, है ना। एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस और प्लांट सेल में पेरिफेरल न्यूक्लियस। अब बात आती है गोल्गी अपैरेटस की। तो जो गोल्गी अपैरेटस आपको दिखाई दे रहा है प्लांट सेल में, उसको हम किसी और नाम से जानते हैं, डिक्टियोजो। एनिमल सेल्स में गोल्गी अपैरेटस, क्योंकि प्लांट्स में वो स्कैटर्ड होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलती है, एस सॉर्ट ऑफ डिफरेंस नहीं है। प्लास्टिड आपको मिलेगा प्लांट्स में, मतलब क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस होता है। क्यों लेस होगा? क्योंकि एनर्जी कम है, एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। एनिमल्स में सेल जंक्शंस मिलते हैं, यहाँ पर सेल जंक्शन की जगह मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में, क्लियर है। तो सेंट्रियोल्स एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में एब्सेंट है। पैरोक्सिजोम्स दोनों में मिलते हैं, ठीक। सो प्लांट एंड एनिमल्स का बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन देखो यार, अब आ गए हम, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में सेल एनवेलप पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर अब सेल एनवेलप में यूकैरियोटिक सेल में क्या आ जाता है, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं एक सेल की, तो हमारे पास सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है, उसको अलग से एक पोजीशन दे दी हमने। सेल एनवेलप में ये ईसी की बात हो रही है, हाँ, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप में सेल वॉल जिनमें होगी उनकी बात करें, और जिनमें नहीं है फिर तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड कंटेंट है, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। तो जब आप सेल ऑर्गेनेल्स को हटा लोगे साइटोप्लाज्म में से, तो क्या बन जाएगा? साइटोसोल। न्यूक्लियस आगे देखेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे अगर, तो सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग होते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक विदाउट मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में सेल ऑर्गेनेल्स जो हमको पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमको पढ़ना है ईएमएस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, साथ में माइक्रो बॉडीज और साइटोस्केलेटन एलिमेंट। विदाउट मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ अप बनाया मैंने यहाँ पर। अब ये जो पूरा कंपोनेंट है ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमने उठाया है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई? कौन सा सेल ऑर्गेनेल देखा जिसमें, या फिर बोल सकते हो आप कौन सा कंपोनेंट देखा होगा जिसमें सबसे पहले सेल का केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया? डन, ठीक है। तो अब हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन में डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से ही हुआ इन द ईयर 1950s। अब केमिकल इन्वेस्टिगेशन किसमें किया गया? केमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ ह्यूमन आरबीसीज में। याद रखें, ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन है डोनांस मेम्ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन है डोनांस मेम्ब्रेन, जिसमें साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से केमिकली देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना लिपिड कंटेंट है, कितना प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है।
तो सबसे पहले किसमें देखा गया? ह्यूमन आरबीसी में। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है लिपिड की लेयर्स, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन। अब बायलिपिड से बनी हुई लेयर है, तो लिपिड का स्ट्रक्चर तो समझना पड़ेगा ना। अब जब लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में इस तरीके से ये होता है हेड, जो है पोलर, पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक। ये है टेल, जो है नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है बेचारी। और ये हेड है पोलर, ये पानी से डरती है क्यों? क्योंकि इसका कंपोजिशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना। अभी देखेंगे आगे कंटेंट में हम, ठीक है। अब सुनना, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। क्योंकि ये टेल्स पानी से डरती है, तो बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई, और ये लिपिड ने क्या बना ली? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है लिपिड के साथ, और अंदर की तरफ टेल, बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ क्या दिख रहा है आपको? हेड, क्योंकि हेड तो वाटर को बहुत अच्छे से पसंद करता है। अब इन्हीं के बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हम भी डायग्राम्स में देखेंगे, तो या तो पूरे एम्बेडेड होंगे, या फिर सरफेस से निकले होंगे, या आधे एम्बेडेड और आधे बाहर होंगे। ये कुछ कैटेगरी के प्रोटीन्स हैं, जहां पर हम सामने देख सकते हैं। सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये इंटीग्रल प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, पूरा धसा हुआ, टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं हम इसके, एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर गिवन बाय फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोला जाता है, जिसको किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि फ्लूइड जैसा। अभी हम जब देखेंगे ना फ्लूइड किसको बोला, सो फ्लूइड मोज़ैक, फ्लूइड लिपिड मोज़ैक बिखरा हुआ, कौन? प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों कंटेंट आपको इसमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बेटा कुछ एक्सटेंशन कार्बोहाइड्रेट्स के दिख रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के नाम से। तो जब शुगर प्रोटीन से जुड़ जाए तो क्या बोलोगे? शुगर मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। अगर शुगर लिपिड से जुड़ जाए तो उसको आप बोलोगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से लिपिड की दो लेयर्स है, किस तरीके से धसे हुए हैं प्रोटीन्स, या तो पूरी तरह से अंदर एम्बेडेड है या फिर सरफेस पे है। अब ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया होगा? प्रोटीन को क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, याद रखना कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ पकड़ के रखता है, कौन? कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन एनिमल बॉडी, सबसे अबंडेंट स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी में मिल रहा है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे अपने कंपोनेंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ जाएं। ये जितनी भी स्टडी सेल मेम्ब्रेन में हुई थी, इनमें मेनली लिपिड्स थे और प्रोटीन थे, और जो लिपिड्स थे वो फॉस्फोलिपिड थे और एक डबल लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड थे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हेड, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था आउटर सरफेस पे है, और एनसीईआरटी के शब्द पढ़ना जरूरी है। और हाइड्रोफोबिक टेल जो पानी को पसंद नहीं करती, वो अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट। दिया है। This ensures that non-polar saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Aqueous environment से प्रोटेक्ट हो गई। कैसे? बाहर पानी पानी और अंदर क्या है? अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो जो टेल है जो पानी को पसंद नहीं करती वो अंदर की तरफ आ गई। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स है,
वो एक स्पेशली फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में अभी हमने देखा था, जो लेबल करा था हमने डायग्राम में। आगे चले। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को आप देख चुके हैं तो इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशो क्या पता किया होगा पहले? तो इसका रेशो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो आपने पता किया वो याद रखना है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स। क्लियर है? 52% प्रोटीन। अब याद रखने का तरीका देखो यार, लिपिड मोटापा बढ़ाता है तो लिपिड को थोड़ा सा कम रखें। लिपिड कितना हो गया? 40%। और प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लें, प्रोटीन डाइट अच्छी होगी, 52% प्रोटीन। ठीक है, इसका रेशियो भी आ सकता है बेटा क्वेश्चंस में कि व्हाट इज इन ह्यूमन बीइंग्स एरिथ्रोसाइट्स में व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिपिड टू प्रोटीन, तो उसका फ्रैक्शन में रेशियो भी पूछा जा सकता है, उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। लिपिड कंटेंट है 40% और प्रोटीन कंटेंट है 52%। डन। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अभी जो हमने प्रोटीन्स देखे, क्यों देखे? हमने बात करी थी अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो हमने प्रोटीन्स देख रखे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दो प्रकार से डिवाइडेड है। एक है इंटीग्रल अंदर एम्बेडेड और एक है पेरिफेरल जो बाहर है। पर पेरिफेरल भी कितने बाहर है देखना। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन और इंटीग्रल कैसे हैं? या तो एकदम कंप्लीटली एम्बेडेड है या फिर पार्शियली एम्बेडेड है। टनल प्रोटीन्स भी हम जिनको बोलते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स बाहर की तरफ है और इंटीग्रल प्रोटीन्स अंदर की तरफ है, या तो पूरे धसे हुए या फिर हाफ या पार्शियली एम्बेडेड। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कब दिया गया? 1972 में। बच्चे जानते हैं जब मैं क्लासरूम में रिविजन्स कराती हूँ तो मैं ईयर वाइज 1972 में और क्या क्या हुआ था थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज करना पड़ती है। तो जब रिवीजन प्रॉपर होता है बच्चे कनेक्ट करते हैं तो जवाब भी देते हैं कि 1972 में और क्या क्या हुआ है। फिर एक साल पीछे जाते हैं 1971 में क्या हुआ है तो कुछ आपको याद आएगा जूलॉजी से रिलेटेड, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड। तो ऐसे ही 1972 हो या फिर 1971 हो, 1951 हो, या हमारे इधर बॉटनी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत सारे ईयर्स दिए, हम बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रखते हैं। सिंगर एंड निकोलसन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यहाँ पर इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको जनता ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा था। अब इसका नेचर क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? सेमी सॉलिड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेमी सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड नेचर ऑफ लिपिड क्या करता है? आपको मदद करेगा, आपको नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मदद करेगा टू इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स को आपको फ्लिप फ्लॉप कराना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन से ऐसे 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 मूव करते लेटरली, पर उसको ऐसे मूव कौन करा रहा है? लिपिड्स। लिपिड्स कैसे हैं? जेली लाइक है, क्वासी फ्लूइड है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स, इसको मदद करता है दी ट्रांसवर्स या लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। अब फ्लूइडिटी की डेफिनेशन यहां पर स्टार मार्क कर लो। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? ऐसी एबिलिटी जो मेम्ब्रेन्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उस फिनोमिना को बोला गया है फ्लूइडिटी। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिजिड हो जाती? नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फंक्शन करती है देखो। सबसे पहला, सेल की ग्रोथ होगी, अगर इलास्टिक है तो बेटर तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, सिक्रीशंस होंगे
एंडो मतलब अंदर लेना सेल के, एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन एटसेट्रा। तो ये सारे फंक्शंस कब पॉसिबल है? अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड लाइक है। तो याद रखना, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। आगे बढ़े। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, प्लांट ट्रांसपोर्ट पूरा एक बड़ा सा टॉपिक था जिसमें हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते थे। पर अब वो टॉपिक आपके सिलेबस से, नीट के सिलेबस से ओमिट हो गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ इतने पैराग्राफ में चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तो समझ लेना कि वो इस पैराग्राफ से आया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of plasma membrane is the transport of molecules. क्या है? Transport of molecules across it. Membranes are selectively permeable. Membranes कैसे हैं? Selectively permeable है, हम जानते हैं। कुछ ही सिलेक्टेड सोल्यूट सॉल्वेंट्स को अंदर से बाहर जाने देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? Many molecules can move briefly without any requirement of energy. तो अब चीजें, एक होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, एक होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिनमें एनर्जी नहीं लगेगी। सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीजें अलोंग द ग्रेडियंट डाउन हिल जाएंगी, तो एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। फैसिलिटेटेड में एटीपी नहीं लगेगा क्योंकि पैसिव का ही फॉर्म है। पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पास होंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज नहीं है, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकते हैं। पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको क्रॉस करने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? नॉन पोलर नेचर की, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर पोलर ट्रांसपोर्ट करना है, पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको लगेंगे कुछ कैरियर आयंस, और इस ट्रांसपोर्ट का नाम है फैसिलिटेटर। ठीक है। दूसरा, अगर आपने बोल दिया हम तो करना चाहते हैं नेचर के विपरीत, तो वो होगा एक्टिव, मतलब लो टू हाई, अपहिल अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर आपको एटीपी एक्सपेंडिचर लगेगा, पंप्स लगेंगे, और उन पंप्स को चलाने में क्या लगती है? एनर्जी। देखें यहां पर आगे, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। देख चुके हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, देख लिया हमने, along the concentration gradient that is from higher to lower. पानी का मूवमेंट भी हो सकता है, कैसे? कुछ चैनल्स होते हैं, याद करो, एक्वापोरेंस। क्यों याद करें मैम? चैप्टर ही हट गया, ठीक। पर यहाँ पर ये टर्म याद रख लो कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एक्वापोरेंस के थ्रू। अब हायर टू लोअर ही हो रहा है ना, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं लगी। लेकिन अगर हम बात करें लो टू हाई, तो वो होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो पानी का मूवमेंट है, ये ऑस्मोसिस से भी होता है और एक्वापोरेंस से भी होता है। यहाँ दोनों पार्ट लिखे हैं ना, वाटर बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज स्पेशल डिफ्यूजन, तो ऑस्मोसिस से भी होगा और चैनल्स के थ्रू भी होगा, क्योंकि पानी पोलर है, तो पोलर है तो उसको चैनल्स लगेंगे, एक्वापोरेंस। आगे बढ़ा दें हम इस चीज को। पोलर मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स को बड़ी दिक्कत होती है। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं तो दो तरीके हैं उनके पास। पोलर मॉलिक्यूल्स अगर अलोंग द ग्रेडियंट पास होंगे तो कैरियर चैनल्स लगेंगे, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। पर अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट होंगे तो वहां एटीपी एक्सपेंडिचर लगेगा, जिसको आप बोलते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ मार्क कर ले हम पॉइंट्स। polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, बिल्कुल सही बात है। They require carrier proteins.
तो फैसिलिटेट मतलब मदद करने में, पर कुछ कंडीशंस में ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो अब तुमने एक तो तुमको पोलर को भी ले जाना है और दूसरा तुमको लो टू हाई भी ले जाना है, तो सारी दिक्कतें तुमने खड़ी कर दी। तो वो बोल रहा है कि कुछ नहीं करना, आप तो हमको एनर्जी दे दो, अगर एनर्जी दे दी तो हम हंसते खेलते ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। लोअर टू हायर जब होगा तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसका एक एग्जाम्पल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप। याद करो नर्व इम्पल्स में, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं जो जूलॉजी का पोर्शन है। सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, उसको रन करने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सेल वॉल, ठीक है, अब सेल वॉल क्या है? सेल एनवलप देखा हमने, सेल एनवलप में सबसे एब्सोल्यूट फीचर जो सभी में मिलेगा, क्या पता मैम ऐसा क्या है, अरे अभी पूरा तो पढ़ लिया। अगर हम बोले एब्सोल्यूट फीचर जो सब में मिलेगा तो वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल सभी में नहीं मिलता। तो एब्सोल्यूट फीचर क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, जो सब में मिलता है। ऐसी कोई सेल बता दो तुम जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा बता ही नहीं सकते आप। सेल वॉल प्रेजेंस और एब्सेंस डिफर करता है। तो जब हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसी है? डेड। देखो ना, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल ही तो देखी थी। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, जो भी चीज नॉन लिविंग होती है वो कैसी हो जाती है? रिजिड। सेल वॉल फॉर्मेशन में ये क्या करती है? आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनाएगी? फंजाई, प्लांट्स, और देखो कुछ प्रोटिस्ट में भी होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ शेप ही नहीं देती है, ये बचाती भी है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, और प्रोवाइड करती है सेल टू सेल इंटरैक्शन में एक चैनल। इसका मतलब सेल वॉल के काम क्या क्या देखे आपने? सबसे पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो हो गई। दूसरा शेप मेंटेन करती है। तीसरा सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रो है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, अरे फ्रीली परमिएबल है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक बैरियर है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को आसानी से अंदर नहीं आने देती। एल्गी की बात करें जो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, तो एल्गी में होता है गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे मिनरल्स जो गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? एल्गी की सेल वॉल। हाँ, कंपोजिशन वेरी कर सकता है, अलग अलग एल्गी की क्लास पे डिफर करता है। जबकि हम बात करें प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज पेक्टिन से बनता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो वो बहुत ही क्लियर कर देगा आपको कि सेल वॉल में मिडिल लैमिला कैसी है। मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज मिडिल लैमिला का जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्ट्रक्चर वाइज आप ऐसे देख लें। बच्चों को लगता है मिडिल लैमिला मतलब मिडिल में होगी, है ना? ये है मिडिल लैमिला जो सबसे आउटर मोस्ट है। अब आउटर है तो मिडिल क्यों बोला बेटा? दो सेल अगर आप बनाओगे तो दो सेल के तो बीच में आ रही है ना ये मिडिल लैमिला। इसके अंदर अगर हम बनाएंगे तो आती है प्राइमरी वॉल, ये हो जाएगी प्राइमरी वॉल लेयर। और इसके और अंदर चले जाएं तो हो जाएगी सेकेंडरी वॉल। इन सेकेंडरी वॉल्स में मिलते हैं आपको पिट्स। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो है ये मिलेगी आपको यंग स्टेज में। तो याद रखना मिडिल लैमिला क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। मिडिल लैमिला इज आउटर मोस्ट। ठीक है, तो मिडिल सबसे बाहर, फिर प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर सेकेंडरी वॉल। यहां पर याद रखना कि इनमें कुछ जंक्शंस होते हैं, ट्रांसवर्स जंक्शंस, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। कंटेंट में से देख लें अब हम। ठीक है, पिछली स्लाइड में मार्क करना बाकी रह गया। देखो यहां पर जब
प्राइमरी वॉल की बात आई तो यंग स्टेज में प्राइमरी वॉल है जो ग्रोथ करवा सकती है, धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में ये डिमिनिश हो जाती है। इसके अंदर है क्या, सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के ठीक अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है वो बिल्कुल क्लियर है, साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, और सबसे बाहर मिडिल लेमिला। देखो डायग्राम फिर से, अंदर साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला में कंपोजिशन याद रखें, कैल्शियम पैक्टेट जो होल्ड करती है, ग्लू करती है किसको, नेबरिंग सेल्स को, और जो हमने ट्रांसवर्स जंक्शन बनाया है साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता हुआ, नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता हुआ, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये ट्रांसवर्स कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा which connects the cytoplasm of the cells, और ये हो गया हमारा एनवलप यूकैरियोटिक सेल्स का। सो फाइनली आज का कंटेंट जितना हम पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू ऑफ द सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोकैरियोट को डिटेल में हमने देख चुके हैं, प्रोकैरियोट में कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, कौन से मिलते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लें और इसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। मीजोजोम्स, देखना बेटा, अब एक चीज याद रखना कि जो मीजोजोम्स हमने पढ़ा था, मीजोजोम्स कैरेक्टरिस्टिकली मिलते हैं आपको एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज में, मिलेंगे आपको सभी में, पर कहीं ना कहीं मीजोजोम का नंबर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होगा। क्रोमैटोफोर्स हम जानते हैं, क्रोमैटोफोर्स साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना एक एग्जाम्पल दिया है। पिलाई, पिलाई जो मोटिलिटी के लिए नहीं थे, फर्टिलिटी के लिए थे, पिलाई मिलेंगे ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉलीजोम हम जानते हैं, तो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो थे वो था मीजोजोम्स और पिलाई। तो ये कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसका आंसर आपको मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है बी, जहां मीजोजोम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्रोमैटोफोर्स ग्राम क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया, या फिर आप एनाबीना देख ले। सी पिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, रिजर्व मटेरियल हमने बात करी थी आज। प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज, बिना मेम्ब्रेन के, तो इंक्लूजन बॉडीज। तो रिजर्व वैक्यूल ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, दो ऑप्शन में से एक आंसर होना चाहिए। और किस फॉर्म में वो फूड को स्टोर करते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, आपको बताया था साइनोफाइशियन स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ जी, सी ऑप्शन में देखिए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन स्टार्च या साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन, आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड मतलब होता है जेली लाइक, सेमी सॉलिड नेचर ऑफ लिपिड्स, हम देख चुके हैं ना ऑब्वियसली कि क्वासी फ्लूइड जो नेचर है एज पर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स या मेम्ब्रेन्स हेल्प इन कैसी मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट हाँ होता है, बिल्कुल पढ़ा है हमने, इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप नहीं बताया ना, ये आइडिया फ्लॉप कर देना, बिकॉज प्रोटीन का साइज बड़ा है, फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, हाँ जी बिल्कुल शो कर सकते हैं, दे डू रेयरली शो, पर दिखाते हैं। तो फिर ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही, ए एंड सी, ठीक है। द कनेक्टिंग लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट, मैंने अभी आपको डायग्राम बताया पिछली स्लाइड्स में, मिडिल लेमिला क्या करती है, दो एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करती है, तो जो कनेक्ट करेगी दो सेल के बीच में है वही मिडिल लेमिला कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मिडिल। एल्गी की बात करी हमने सेल वॉल में, तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है,
मैनन से, बिल्कुल सही। गैलेक्टन से, बिल्कुल सही। सेल्यूलोस से, बिल्कुल सही। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स होते हैं, ये भी सही है। तो ए, बी एंड सी तीनों ही सही बैठते हैं, आंसर है। ठीक, तो इसी तरीके से हम इस रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे।